नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 3 के यूनिट 4 से है। मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, ऑरल टीचिंग लर्निंग, मौखिक, श्रवण, शिक्षण, अधिगम। आज के मुख्य टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप लोगों को भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। हम ये जानते हैं कि भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। हमारे विचार क्या है, हमारे मन में कौन सी बात चल रही है, इसे दूसरों को बताने के लिए हमें बोलना पड़ता है, किसी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि भाषा विचारों का आदान प्रदान है। भाषा का बहुत ही महत्व है क्योंकि भाषा का ज्ञान ओरल और ऑरल को पूरी तरह से प्रभावित करता है। यानी कि मौखिक रूप से बोलना और सुनना इनको प्रभावित करता है। भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल। हमने पिछले स्लाइड में यह देखा कि भाषा विचारों का आदान प्रदान है। हम अपने मन की बात को भाषा के द्वारा ही प्रकट करते हैं। अतः जब भी हम बोलते हैं तो भाषा की कुशलता यानी कि भाषा कौशल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो देखते हैं कि कौन कौन से भाषा कौशल हैं। भाषा कौशल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वाचन कौशल, दूसरा है श्रवण कौशल, तीसरा है पठन कौशल और चौथा है लेखन कौशल। वाचन कौशल पर सबसे पहले हम बात करेंगे। वाचन कौशल का मतलब होता है कि किस तरह से बोल रहे हैं। उसके बाद है श्रवण कौशल यानी कि सुनना, बोले गए बात को सुनना। जब भी शिक्षक शिक्षण के कार्य को करता है तो वह बोलता है और उसके बोले गए बात को जो छात्र होते हैं वो सुनकर सीखते हैं। फिर है पठन कौशल। पठन कौशल यानी कि पढ़ना, किस तरह पढ़ना है यह भी शिक्षक के द्वारा सिखाया जाता है और वह मौखिक रूप से होता है और उसे सुनकर छात्र पढ़ना सीखता है। फिर है लेखन कौशल यानी कि लिखना, किस तरह से लिखना, इसे भी शिक्षक के द्वारा सिखाया जाता है कि किस तरह से लिखना है और शिक्षक के द्वारा बोले गए बात को छात्र सुनकर सीखता है। तो इस तरह से हमने देखा कि भाषा जो कौशल है वो 4 तरह के हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ओरल और ऑरल यानी कि मौखिक और श्रवण। अतः हम यह कह सकते हैं कि ओरल ऑरल किसी भी विषय के शिक्षण अधिगम या कहे तो हमारे जीवन के हर एक पल में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो आज का टॉपिक भी है। तो हम देखेंगे कि ओरल ऑरल टीचिंग लर्निंग मोड क्या है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है। मौखिक, श्रवण, शिक्षण, अधिगम, ओरल ऑरल टीचिंग लर्निंग। मौखिक मुंह से बोलना, श्रवण सुनना, शिक्षण अधिगम पढ़ना और सीखना। शिक्षण अधिगम के बारे में मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षण और अधिगम दोनों का होना अति आवश्यक है। अधिगम के बिना हम शिक्षण को नहीं सोच सकते हैं। ठीक उसी तरह मौखिक और श्रवण जो है वो एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो आइए देखते हैं कि मौखिक, श्रवण, शिक्षण अधिगम क्या है। शिक्षण अधिगम में सुनने तथा बोलने का विशेष महत्व है। सुनने और बोलने की क्रिया एक साथ चलती है। जब हम बच्चों के सामने कुछ बोलते हैं तो वह सुनते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बोलने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी मधुर वाणी है। यहाँ यह स्पष्ट है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुनना और बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सुनने और बोलने की जो क्रिया है वह साथ साथ ही चलती है। कक्षा कक्ष शिक्षण यानी कि क्लासरूम टीचिंग में हम देखते हैं कि शिक्षक बोलता है और छात्र सुनता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि शिक्षण अधिगम में बोलना और सुनना जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी इसकी उतनी ही महत्ता है और व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी मधुर वाणी होती है। यूँ तो आधुनिकता में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी आ गए हैं,
न्यू इनोवेशंस हैं, खोज है जिसके द्वारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, लेकिन कहें तो वो उतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती है। वाचन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रीडिंग। हमने पिछले स्लाइड में यह जाना कि ओरल और ऑरल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ओरल यानी कि मौखिक रूप से बोलना, और बोलने के क्रम में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका प्रभाव हमारे सामने जो व्यक्ति है उस पर क्या पड़ रहा है। तो बोलने के क्रम में हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, या कहें वाचन के प्रकार है। सस्वर वाचन यानी कि जब भी हम छात्र के सामने बोलेंगे तो वो सस्वर वाचन कहलाएगा। फिर आता है मौन वाचन यानी मन मन में पढ़ना। फिर है आदर्श वाचन, स्वयं शिक्षक बोल बोलकर, यानी कि जब हम छात्र के सामने किसी विषय को पढ़ाएंगे तो स्वयं बोल बोलकर बच्चों को उच्चारण करना सिखाएंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना है। फिर आता है अनुकरण वाचन, शिक्षक द्वारा बनाए गए पाठ का अनुकरण करना। जब आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा होता है, शिक्षक बता देता है कि किस तरह से पढ़ना है, तो छात्र उसका अनुकरण करते हैं, यानी कि सुनने के बाद उसका अनुकरण करते हैं। तो इस तरह से हमने इस स्लाइड में भी देखा कि वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑरल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम शिक्षण अधिगम की कल्पना ही नहीं कर सकते। शिक्षक जिस तरह से बोलता है, छात्र वैसा सुनता है, उसका अनुकरण करके सीखता है। शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। ऐसा माना जाता है, या कहें ऐसा कहा भी जाता है कि ये जो ऑरल टीचिंग लर्निंग मोड है, मौखिक श्रवण शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, यह मुख्य रूप से भाषा यानी कि लैंग्वेज पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मेरा यह मानना है कि ऑरल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मौखिक और श्रवण शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रत्येक विषय के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वह प्रभावशाली ढंग से नहीं की जा सकती है। तो आइए इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग मेथड्स आते हैं। सबसे पहला है कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग। दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन मेथड। तीसरा है भाषण विधि, लेक्चर मेथड इत्यादि। इन विधियों में हमें देखते हैं कि मुख्य रूप से शिक्षक बोलने वाला होता है और छात्र सुनने वाला होता है। शिक्षक के द्वारा कहे गए बात को वह सुन करके सीखता है। तो इस तरह से यह स्पष्ट है कि ऑरल मेथड, मौखिक और श्रवण विधि प्रत्येक विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इसके द्वारा ही प्रभावशाली शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया संभव है। मौखिक श्रवण शिक्षण अधिगम के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑरल टीचिंग लर्निंग, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सुनकर सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि मौखिक श्रवण शिक्षण अधिगम के अंतर्गत कौन कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें कहानी बताना, भाषण विधि, इन सबको देखा। तो इन विधियों में शिक्षक एक वक्ता होता है और छात्र श्रोता होता है, यानी सुनने वाला होता है। तो शिक्षक की बात को सुन करके उसका सारांश लिखना, समरी लिखना, इस गुण का विकास करना, इस योग्यता का विकास करना मौखिक श्रवण शिक्षण अधिगम का पहला उद्देश्य है। दूसरा है धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने में शिष्टाचार का पालन करना, यानी कि जब शिक्षक के द्वारा शिक्षण हो रहा है, बताया जा रहा है, तो उसे पैसेंस से सुनना, धैर्य से सुनना और शिष्टाचार का पालन करना। फिर है ग्रहणशीलता बनाए रखना। जब भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चलती है, शिक्षक शिक्षण के कार्य को करता है, तो छात्र तब तक नहीं सीख सकता जब तक उसमें ग्रहण करने की इच्छा शक्ति ना हो। तो इस शिक्षण अधिगम के द्वारा छात्र को ग्रहणशील बनाए रखना भी इसका उद्देश्य है। फिर है छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों में लिटरेचर के प्रति रुचि पैदा करना भी इसका उद्देश्य है। छात्रों का मानसिक और बौद्धिक विकास करना, मौखिक श्रवण शिक्षण अधिगम के द्वारा छात्रों का मानसिक यानी मेंटल, बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो सुन करके
उसमें सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, क्योंकि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि सारांश के रूप में लिख सकता है, यानी कि सोच के समझ के, जिससे मानसिक और बौद्धिक विकास स्वभावतः हो जाता है। फिर है भावों विचारों को ढंग से समझने की शक्ति विकसित करना। जो भाव है और जो विचार है उसको सही तरीके से समझने की शक्ति विकसित करना मौखिक श्रवण शिक्षण अधिगम के उद्देश्य के अंदर आता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो ओरल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका उद्देश्य क्या है और किस तरह से छात्र इससे लाभान्वित हो सकते हैं। मौखिक श्रवण शिक्षण अधिगम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल टीचिंग लर्निंग, जिसमें पहला पॉइंट है विचारों के आदान प्रदान के लिए। मैंने शुरू से ही आप लोगों को यह बताया है कि भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, जिसमें वह बोलता है और सुनता है। यानी कि मौखिक श्रवण शिक्षण अधिगम के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। कक्ष शिक्षण में, क्लासरूम टीचिंग में शिक्षक इसी का प्रयोग करते हैं। शिक्षक बोलता है और छात्र सुनते हैं। इस तरह से विचारों का आदान प्रदान होता है। फिर है सरल स्पष्ट एवं सहज बातचीत के लिए, सिंपल क्लियर और इजी बातचीत के लिए, यानी कन्वर्सेशन के लिए। फिर है मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति ही अपना प्रभाव छोड़ सकता है, यानी कि जिस व्यक्ति का भाषा कुशल होगा, या कह सकते हैं कि मौखिक रूप से वह बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखता होगा, कुशल वक्ता होगा, तो ही वह अपना प्रभाव छोड़ सकता है। इसे आप इस तरह समझ सकते हो कि आपको पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक हैं, तो किस शिक्षक का प्रभाव आप पर पड़ता है। जो एक कुशल वक्ता हैं, जिनकी अच्छी पकड़ है, जो अच्छे से अपने विषय को पढ़ाते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो यह सवाल आपके लिए है कि कौन कुशल व्यक्ति आप पर अपना प्रभाव छोड़ता है। फिर है सामाजिक जीवन में सामंजस्य। ये भी मैंने शुरू में बताया था कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ही नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन के हर पक्ष में मौखिक और श्रवण ओरल का विशेष महत्व है। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि सामाजिक जीवन में सामंजस्य। मौखिक श्रवण शिक्षण अधिगम की आवश्यकता, नीड ऑफ ओरल टीचिंग लर्निंग, जिसमें पहला पॉइंट है शुद्ध उच्चारण करने में। शिक्षक को शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि हमने पिछले के स्लाइड में ये देखा था कि छात्र अनुकरण कर सीखते हैं। शिक्षक का अनुकरण करते हैं, उसके बाद वो जैसा करता है वैसे वो सीखते हैं। तो उच्चारण में शुद्धता होनी चाहिए, ताकि उसे सुनकर छात्र भी शुद्ध उच्चारण करना सीखें। शब्द भंडारण में वृद्धि, वोकाबलरी, आप सब जानते हो शब्द भंडार यानी कि किस परिस्थिति में, किस स्थान में कौन से शब्द बोलने चाहिए। वोकाबलरी का ज्ञान होना अति आवश्यक है। फिर है ध्वनि का विभेदीकरण, धारा प्रवाह तथा प्रभावपूर्ण वाणी बोलने में। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार की ध्वनि होती है, तो उसमें अंतर करना, विभेद करना। धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंसी, कि किस स्पीड में बोलना है, तथा प्रभावपूर्ण वाणी यानी कि इफ़ेक्टिव कैसे बोलना है। फिर है सरल सुबोध तथा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने में, यानी इजी, सिंपल और मुहावरेदार भाषा, यानी कि जो मुहावरा हिंदी में होते हैं या इंग्लिश में या संस्कृत में, तो किस मुहावरा का प्रयोग कहाँ पर करना है, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। फिर है विराम चिन्हों का ध्यान रखने में, स्पष्ट वाचन तथा अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग। विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो विराम चिन्ह जहाँ होंगे वहाँ पर किस तरह से रिएक्शन करना है, प्रतिक्रिया करना है। स्पष्ट वाचन यानी क्लियर बोलना, और किस अवसर पर किस भाषा का प्रयोग करना, यह मौखिक श्रवण शिक्षण अधिगम की आवश्यकता के अंतर्गत आता है। सावधानियाँ, प्रिकॉशंस। इसके पहले हमने देखा कि मौखिक श्रवण शिक्षण अधिगम का उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला है शिक्षक स्वयं सही उच्चारण करें।
इसकी चर्चा हम लोग पिछले स्लाइड में कर ही रहे थे कि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और शिक्षक को विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं वह सही उच्चारण करे ताकि बच्चे उसे सुन करके सही रूप में सीख पाए। फिर है, यदि कोई छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता तो उसके माता पिता को सूचित करें एवं उचित इलाज करने की सलाह दें। तो शिक्षक को यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि छात्र यदि शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है तो उसके माता पिता, उनके गार्जियन को खबर दें, सूचित करें ताकि संभव हो तो उसका उचित इलाज कराया जा सके। बोलने में कठिनाई का अनुभव करने वाले छात्रों को बोलने के अधिक अवसर प्रदान करें। जिन छात्रों को बोलने में कठिनाई होती है या शर्माते हैं या डर लगता है तो वैसे छात्रों को बोलने के लिए अधिक अवसर प्रदान करें। फिर है, शिक्षक ध्यान दे कि बालक में संकोच और झिझक आदि ना आए। जब बोलने में कठिनाई का अनुभव करने वाले छात्रों को बोलने का अवसर दिया जाता है तो उनमें संकोच होती है, झिझक होता है। तो शिक्षक को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि बालकों में संकोच और झिझक ना आए। यदि आए तो वह उन्हें मोटिवेट करे, अभिप्रेरित करे ताकि संकोच और झिझक दूर हो जाए। फिर है, बोलते समय छात्र सही स्वर, लय और भावपूर्ण वाणी का ध्यान रखे। शिक्षक को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब छात्र बोलता है तो बोलते समय छात्र सही स्वर में बोल रहा है या नहीं, उसकी लय कैसी है और भावपूर्ण वाणी का भी विशेष रूप से ध्यान रखे। इससे क्या होगा कि बालक जो हैं उनमें भाषा की जानकारी हो पाएगी, व्याकरण को जान पाएंगे और सही चीज़ को सीख पाएंगे। उनकी शब्दावली बढ़ेगी, शुद्ध उच्चारण को जान पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि छात्रों में इस तरह से भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, इसमें शिक्षक का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अब हम देखेंगे अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप लोगों को इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आपके चैप्टर से जुड़ा हुआ है। जिसमें सबसे पहले है डिसलेक्सिया, जिसमें छात्रों को पठन संबंधी समस्या होती है, पढ़ने से संबंधित समस्या होती है, जिसमें वह मौखिक और भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। दूसरा है डिसकैल्कुलिया, इसमें गणना संबंधी समस्या होती है, गिनती संबंधित समस्या होती है, जिसमें छात्र अंकों, संख्याओं के अर्थ को समझने में सक्षम नहीं हो पाता है। फिर है डिस्ग्राफिया, जिसमें लेखन संबंधी समस्या होती है, जिसमें वर्तनी, व्याकरण, इन सब चीज़ों को छात्र लिख नहीं पाता है, उसे दिक्कत होती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि मौखिक और श्रवण शिक्षण अधिगम क्या है, ओरल शिक्षण अधिगम क्या है और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में यह कितना महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद। थैंक यू।